मैंने आपको देखा मैंने जब आपको लास्ट ईयर जब आप सेशंस में जुड़ते थे, तब आप कहते थे कि मैं पूरी तरह से बेड रिडन हूँ और मैं सोते हुए ही ध्यान करती हूँ। तो जैसे मैंने आपकी पिछले साल की जर्नी देखी और अभी मैंने ये देखा, जब आपने उस दिन फोटोग्राफ्स मैंने आपके देखे कि आप व्हील चेयर पे हो, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई। हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत प्यारी सी एक डॉल से मिलने जा रहे हैं। मेरे प्यारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जो यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस ओम श्री है। पर जो भी लोग आते हैं वो ध्यानी हैं, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें हमें लोगों तक पहुंचानी है कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। हमारी आज की मेहमान है प्यारी सी डॉल, जो कि है दिव्य ज्योति उनका नाम है, और हम उनसे मिलेंगे और वो अपने एंटायर लाइफ में जो भी उनका अभी तक की जर्नी रही उसके बारे में हम उनसे बातें करेंगे बहुत सारी। प्यारी सी दिव्य ज्योति को हम वेलकम करते हैं। दिव्य ज्योति, आपका जी, बहुत सारा वेलकम है इस चैनल पर। थैंक थैंक यू यू। आने के थैंक लिए। यू सो मच मैम। यस थैंक यस। यू फॉर हैविंग मी। नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं एक्चुअली कि आप हमारे चैनल से जुड़े हो, जो कि हमारे सेशन का नाम है यूनिवर्स के अनमोल रत्न। तो यूनिवर्स के अनमोल रत्न में हम इस रत्न को जोड़ने जा रहे हैं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, और मैं उनसे कनेक्ट की और मैं मुझे पता चला कि ये भी एक हमारे अ, अनमोल रत्न में से ही एक है दिव्या। तो मैं इनके साथ जरूर बात करना चाहूंगी और आपको मिलाना चाहूंगी इनसे। तो दिव्या, आप मुझे आपके चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हैं, कैसी जर्नी थी आपकी अभी तक की? जी, जी, मेरी जर्नी तो ऐसे ही नॉर्मल, जैसे हर बच्चे की शुरू होती है वैसे ही हुई। मतलब मैं फिजिकली डिसेबल बॉर्न हुई थी। मतलब मेरे को जन्म से ही ये प्रॉब्लम थी, मसल अट्रोफी की। तो मैं बाकी बच्चों से अलग थी फिजिकली, उसके लेकिन बारे में आप एक्सप्लेन मेंटली। करेंगी, वो जो आपने बोला डिजीज, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर जी, सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होता जी, है? एक्चुअली जब मेरी मदर को प्रेगनेंसी थी, देन तो उन्हें कुछ चोट लगी थी या ऐसा कुछ हुआ था। मुझे कंफर्म नहीं पता है। हम्म। तो उनको कुछ हुआ था। तो जब आपको प्रेगनेंसी में माँ को कोई चोट लगती तो फीटस को भी इम्पैक्ट होता है ना। तो मेरे ब्रेन पे इम्पैक्ट हुआ, हम्म। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट डॉक्टर ने कहा कि मैं लकी हूँ कि लाइक मैं मेंटली डिसेबल नहीं पैदा हुई या मेरे ब्रेन ओके। पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, फिर आगे? तो फिजिकली थोड़ा हम्म। इम्पैक्ट हुआ कि मतलब मसल ग्रोथ बहुत धीमी होती है, या मैं ओके। थोड़ा भी काम करके बहुत जल्दी थक जाती हूँ। या जो मोटर स्किल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि चलना उठना बैठना यस सीखना, यस। वो काफी लेट शुरू हुए मेरे। तो ओके। वही जी, मेरे मम्मी पापा वैसे तो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी। तो मम्मी पापा का ना एकदम दोनों की पर्सनालिटी एकदम ऐसे है कि एक साउथ है, एक ईस्ट है, ईस्ट एंड वेस्ट की तरह। कि मेरे पापा बहुत ज्यादा अटैच थे, लाइक डीपली अटैच, लाइक बोलते हैं ना, जैसे दिल का टुकड़ा है। पापास प्रिंसेस, तो मैं अपनी डैडी इज लिटिल प्रिंसेस की। पापा मुझे मतलब बहुत एकदम डीप अटैचमेंट, जैसे वो कहते हैं कि राजा की जान तोते में। तो हाँ हाँ। बहुत डीपली अटैच थे मेरे यस। मेरे पापा मुझसे। और मुझे बहुत प्यार करते थे। लाइक मम्मी का थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, लाइक वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थे और थोड़ा वो स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि एज अ मदर उनको चिंता होती थी कि लड़की है, आगे जाके जिंदगी कैसे संभालेगी, क्या करेगी। इसके पापा तो इसको सर पे चढ़ा के रखे हैं। तो मम्मी काफी स्ट्रिक्ट होती थी एंड मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है and थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो क्योंकि उस टाइम में, अभी आप सब समझ रहे हो ना कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट होती है। उस टाइम तो पर मम्मी वो भी लोग का शायद एक ही रहता इरिटेट है। होंगी, कोई मतलब उनके भी कुछ जी, जी, मजबूरी होगी, तो इसके वजह से उनका रिएक्शन होता होगा एक्चुअली। जी, वो थोड़ा मतलब ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी या कभी
घर आपको के देख काम के से भी थोड़ा थक ऑटोमेटिकली जाती हूँ। केयरिंग केयरिंग का भी वो एक रहता है, हाँ, केयर के हिसाब से हाँ, भी। हाँ। एंड इट्स ओके। एक्चुअली उनके भी हेल्थ स्ट्रगल थे अपने, उनको हाँ हाँ, थायराइड इस था, वजह से। जिसकी वजह से वो थोड़ा ओवरवेट थी। अभी तो वो कहाँ है दोनों आपके मम्मी पापा? मैं मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है, कैसे? 9 इयर्स हो गए। अच्छा, फिर? मेरे पापा को गैंग्रीन हो गया। हम्म। डायबिटिक पेशेंट है ना वो। तो ओके। उन्होंने, उनके पैर में कुछ चोट लगी थी एंड उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, काफी टाइम तक छुपा कर रखा था। एंड ओके। मुझे इंट्यूशन होता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई ना, उसके 2 या 3 मंथ पहले ही मुझे बहुत भयानक नाइटमेयर आते थे। मतलब मैं तब भी बेड रिडन थी। आपको वो हम्म। एक किस्सा पता होगा रामायण का, कि भरत हाँ भैया अपने नानी के घर पे थे एंड दशरथ जी का हाँ निधन हो हाँ, जाता यस है, यस। तो उनको नाइटमेयर्स आते हैं यस यस। कि कुछ होने यस। वाला है, कुछ होने हाँ वाला है। हाँ। तो मुझे यस। ऐसा लगता था कि मातम मना रहे, या शमशान दिखना, या ओके। ऐसा चिता दिखना लगते थे मुझे। ड्रीम्स। हाँ। तो मुझे शुरू शुरू में ना सब ऐसे बोलते थे कि अरे, किसी को सपने में ऐसा देखे ना तो उल्टा उम्र लंबी होती है, या यस तू यस। कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हम्म। तो लेकिन मेरे ऊपर कोई बिलीव भी नहीं किया, कि मैं बोलती थी कि मैं पापा के साथ कुछ तो है, कुछ कुछ तो है। एंड ओके। जब एक टाइम ऐसा आया कि मैं मतलब बेड रिडन थी ना, तो मैं तो हिलडुल नहीं सकती थी। एंड अभी तो मेरी हालत इम्प्रूव्ड है, आपसे ढंग से बात कर पा रही हूँ। यस। वेट भी अभी मेरा नॉर्मल है। पहले तो मैं बहुत अंडर वेट थी एंड पूरी बॉडी पे जख्म थे, लाइक बेड सोर्स, और यस यस। अभी तो नहीं है, बट बहुत हालत खराब थी। तो मुझे पानी वगैरह भी पापा देते थे। तो मेरे को जब एक बार वो पानी देने आ रहे थे रात में, मेरे को अचानक से ऐसा इंट्यूशन हुआ कि दिव्या अभी देख ले अपने पापा को। अंदर से जस्ट आवाज आई, दिव्या अभी देख ले पापा को, फिर तू नहीं देख पाएगी। जस्ट ऐसी आवाज आई मुझे। फिर वो अपना अलमारी में कुछ भूल गए थे, वापस लेने आए, और मैंने जस्ट उनको तब उस मोमेंट पे आई लव यू बोला, पता नहीं क्यों। एंड उन्होंने भी मेरे को फोरहेड पे किस किया। देन वो बाहर हॉल में गए, और हॉल में टीवी देखने के लिए अचानक से उनको चक्कर आ गए, लाइक वो गिर गए। एंड बाद में हमने मतलब मेरे मामा जी वगैरह आए, क्योंकि हम मामा जी के साथ रहते थे, तो मामा जी वगैरह आए, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, तो पता चला उनकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया था। ओह। लाइक उनका घाव इतना बड़ा हो गया था एंड वो किसी को बता नहीं रहे थे, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का ऐसा होता है ना कि हाँ। उनको कोई डिसीज हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, या ऐसा करते हैं सफर कि करते रहते घर हैं। की दवा से ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी होता है ना। देन तो हालत इतनी खराब थी कि मतलब डॉक्टर ने कहा कि आपका लेग अगर हम कट दें, ये हिस्सा कट कर दें, तो फिर बचा सकते हैं। लेकिन मेरे पापा बहुत जिद में थे कि मैं नहीं कटाने वाला, मुझे सर्जरी नहीं करानी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। बट आई थिंक ये उनका सोल पर्पस था। यस। उनकी सोल को पता था कि मेरा टाइम हो चुका है जाने का, एंड चिंता मत कर, मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मुझे बोलते थे मैं केक खाने आऊंगा, चिंता मत कर, मैं आऊंगा घर, अच्छे से आ जाऊंगा। तो मैं भी बिलीव करती थी, एंड महामृत्युंजय का जाप करती थी। एंड रात सुबह 4 बजे से ना पापा किसी से बात नहीं करते थे। उनको हमने ऐसे ही आश्रम में एडमिट कराया था, क्योंकि घर पे केयर पॉसिबल नहीं होती ना, आपको बहुत डीप घाव है, तो घर पे जो नर्सिंग केयर होती है पॉसिबल नहीं होती, इंटेंस। तो मैंने जिद करके उनको बोला कि आप वहीं रहो, क्योंकि मैं एक बेटी अपने पापा को बोल रही आप आश्रम जाके रहो, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। लेकिन एज अ बेड रिडन पेशेंट, मैं तब तुझे 2-3 साल हो चुके थे बेड रिडन होके, तो मुझे पता है कि अगर इंसान बेड पे पड़ता है तो पानी की एक बूंद के लिए कितना मोहताजी यस यस, होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं जब बेड रिडन थी तो मेरे को तो पापा ने देख लिया, लेकिन वो हाँ, हुए तो अब उनको उनको कौन कौन देखेगा? देखेगा। सही बात। तो अगर उनको अच्छी नर्सिंग केयर मिल रही है, जो भी मिल रहा है, तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन पापा का मेरे में डीप अटैचमेंट था, वो लाइक मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। बचपन से ऐसा है कि
जैसे पापा बाहर से भी आते थे ना, मार्केट से कहीं से भी आ रहे, पहले आके सब सब्जी का बैग वगैरह नीचे पटक के एंड लाइक मेरी गोद में सर रख के सो जाते थे। वो ओह! कहते थे कि तू मेरी माँ है हाँ, एंड हाँ। तू मेरी बहन है। मेरी एक छोटी बुआ है एंड उनकी डेथ हो गई मेरे जन्म के पहले। तो वो हमेशा कहते थे कि तू उसका, मेरी बहन का रीबर्थ है। उनके डेथ के बाद में दोनों के रहना। मैं फिर जैसे मुझे पता नहीं था, मैं तो इसी विश्वास में थी कि पापा आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को शिव जी में बड़ा बिलीव था कि मैं तो साधना कर रही, पापा ठीक करके। मैं बचपन से, मेरे पापा एक बात बताते कि मैं जब से पैदा हुई बोलना सीखा, उसके से मैं ऐसे बोल, शिव जी को कभी शिव जी नहीं बोला, भगवान नहीं बोला, सीधा पापा ही बोलती हाँ, मतलब मेरा पहला वर्ड शिवलिंग के पास था पापा। तो मैं हमेशा शिव जी को पापा शिवाय बोलती हूँ। मुझे हाँ। पता था पापा तो ठीक कर देंगे। तो वो वैसे किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था 3-4 दिन से। लेकिन एक रात मुझे अचानक कॉल आया एंड वो बहुत रो रहे थे एंड वो कह रहे थे कि मुझे माफ करना एज अ फादर, मुझे जो जो चीजें करनी चाहिए थी मैं वो नहीं कर पाया, शायद तुझे वो लाइफ नहीं दे पाया जो तू डिजर्व करती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जाके तू बहुत प्रोग्रेस करेगी और मुझे मालूम है कि दिव्या स्ट्रांग है, तू खुद को संभाल लेगी, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो तू रोना नहीं और अपनी मम्मी को संभालना, क्योंकि वो नहीं संभाल पाएगी खुद को। तो ओके। ऐसा पापा ने कहा था एंड देन उस वक़्त आप उसके कहाँ नेक्स्ट थे और पापा कहाँ थे? पापा हाँ, आश्रम में थे एंड ओके। मतलब हम लोग नानी के घर पे थे, जिस घर में भाटापारा नाम का छोटा गांव है। तो मैं, मेरी मम्मी पापा वहीं रहते थे, हमारा एक छोटा सा घर था उस गांव में। मैं वहीं पे पली बड़ी थी, लेकिन 2008 में जब मैं ऑलमोस्ट 15 इयर्स की थी कि मेरी एज हो रही, कल को मुझे कुछ हो गया तो दिव्या को कौन संभालेगा, क्या होगा। देन तो उन्होंने पापा से जिद की कि हम लोग नानी मतलब हैदराबाद, जहाँ मेरी नानी लोग थे वहां पे रह लेते हैं ना, वहां पे साथ में रहते हैं, वहाँ एजुकेशन अच्छी होगी। 13 की बात है जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई एंड हमने उनको आश्रम भेजा। एंड एक बात ये है कि उस समय मैं और मेरी मम्मी दोनों बेड रिडन थे, ओह! क्योंकि मेरी मम्मी की सर्जरी हुई थी। ओके। लाइक मेरी मम्मी को बुरी आदत थी कि वो बहुत सारे पेन किलर ले लेती थी। लाइक घर के काम करके वो थक जाती थी, फिर कमर वगैरह में दर्द हुआ तो उन्होंने ना अपनी लाइफ ऐसे रोबोटिक टाइप बना ली थी कि ओके, सो रात को पेन किलर ओके, लेके सो जाओ, सुबह उठ के काम करो। ओके। तो उससे क्या हुआ कि उनके ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ गया था एंड उनको ट्यूमर हुआ। तो ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी की, तो मैं भी बेड रिडन, मेरी बेटी भी बेड रिडन, तो मम्मी काफी डिप्रेशन में थी। एंड उस टाइम पे मेरे को खुद को भी संभालना है मेंटली, कि संभालना है कि वो डिप्रेशन में ना जाए। काफी डिफिकल्ट टाइम था, हुँ, बट हुँ, मैं मेडिटेशन करती थी एंड हुँ। चैंटिंग भजन ये सब। मेरे अच्छा। पापा के डेथ के जस्ट बाद ना हाँ, जैसे मेरी मम्मी ने सुना कि पापा की डेथ हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई एंड एक बार उनको कार्डियक अरेस्ट हो, दोनों की डेथ हो गई। तो उसके बाद काफी टाइम तक मेरी कजन सिस्टर उन्होंने संभाला मुझे। उसके बाद मैं मेरे मंझले मामा जी के साथ थी उनकी फैमिली के साथ थी करीब 3-4 साल। लेकिन अभी लाइक 6-7 महीने पहले उनकी डेथ हो गई, मेरे ओके। मामा जी की। हुँ, नहीं, हुँ। यहाँ आश्रम शिफ्ट हो गई। ओके, ओके। और आप ध्यान में कब से हो, मतलब कितने ईयर हो गए आप? ध्यान से 1 तो ईयर? मैं बचपन से हूँ, मतलब ओके। अब कहने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन टीवी का इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है। तो हुँ। क्या होता था कि मैं क्योंकि फिजिकली यस, डिसेबल्ड यस। हूँ तो हुँ, हुँ। बाहर नहीं जा सकती खेलने, और मम्मी क्या यस, करेगी। लाइक यस। महाभारत हुँ, हुँ। रामायण या ओम नमः शिवाय हुँ, एक हुँ। सीरियल आता था। तो मेरी यस। मम्मी मेरे को बिस्तर पे लिटा के, वो टीवी उधर चल रही है तो बचपन से ना मेरे को वो इम्पैक्ट पड़ता गया। लाइक पार्वती हाँ। माता ध्यान कर रही है, पप्पा यस, शिवाय यस। सारा दिन बैठे हैं, पीछे हाँ। ओंकार का जाप चल रहा है। तो वाह! मैं ना जब छोटी बच्ची थी, कुछ समझ नहीं थी कि आध्यात्म ध्यान क्या होता है, तो मैं भी बस नकल करनी है बंदर की तरह कि पार्वती माँ ने ऐसा किया था, मैं भी मैंने को भी हाँ। करना है। तो यस। घर में शिवलिंग था, तो शिवलिंग के पास या मंदिर में बैठ के ऐसे
ऐसे घंटों के घंटे बैठ जाती थी कि ओम ओके। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, मतलब आप एक्चुअली पिछले जन्म से ही ध्यानी हो, वो आपने बचपन से ही उसको कैरी फॉरवर्ड किया। मुझे बचपन से ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा यस। अट्रैक्शन है। लाइक हाँ। बाकी बच्चे जैसे खेलते हैं या हम्म। और भी कई एम्बिशंस रहते हैं कि बड़े होके जितना भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितना बोलो मैं बड़े आराम से बैठ के सुनूंगी। सत्संग में 2 घंटे बैठ जाऊंगी। दिव्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने टीवी में भी देखा तो बहुत अच्छी धार्मिक चीजें देखी, धार्मिक सीरियल्स देखा आपने, और आप का वो उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुए, आप धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आप जी वो देखते देखते आपने ध्यान में भी जुड़े आप, और इस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो बचपन से ही थे। तो आप बहुत जी सारे बुक्स भी पढ़ते हो, मैंने देखा। उसमें से आपको सबसे प्यारी बुक कौन सी लगती है? उसमें से आपको क्या टीचिंग्स आप ले रहे हो अपने लाइफ में? जैसे आप कहते हैं ना कि एक भूख रहती है, मतलब आपको एक कि वो प्यास कभी बुझ नहीं रही है। मेरे को यस। मतलब ज्ञान चाहिए, लेकिन कि मतलब क्या हुआ ना कि बचपन से लाइफ में जैसे मेरे जन्म के बाद मेरी दादी की डेथ हुई। मतलब बहुत सारे आसपास डेथ हो रही है। आप देख रहे हो कि मतलब अभी मैं किसी के साथ खेल रही थी अपनी दादी के साथ एंड अब वो नहीं है। तो वो जो डेथ का एक रहता है ना, तो वो मेरे को बड़ा वो करता था कि क्या है मतलब ऐसे कैसे, हाँ, मतलब अभी तो तुमने इतना प्यार करते थे बहुत और छोटेपन अभी में सब डेथ्स देख ली, बहुत ही कम जी उम्र में, क्योंकि हम इतना जल्दी काफी से। सारी डेथ देखी। हाँ जी, जी। एंड ध्यान के लिए मेरे नाना का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे नाना जी को आप कैसे डिस्क्राइब करूं, जो वो कहते हैं ना गृहस्थ सन्यासी, कि बस वो अपना जो धर्म है पिता होने का, पति होने का, वो करेंगे और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। वो पद्मासन लगा के वो जाप कर रहे हैं। तो मैं देखती थी नाना कर क्या रहे हैं। ऐसे बच्चे आपको समझ नहीं आता ना, आपको लगता है मेरे को नाना के साथ खेलना है, हम्म। बातें करनी है, बट नाना जी डिस्टर्ब मत करना। अच्छा बैठी हो तो चुप करके बैठना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो नाना के बाजू में बैठ बैठ के मेरा भी ध्यान लग जाता था यहाँ। नाना अपने वाह। रूम में सत्संग सुन रहे हैं, नाना नानी, तो मैं भी बैठ के सुन रही, समझ में कुछ नहीं आ रहा, बट वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर यस। हो रहा सब जी, जी। कि वो हाँ। क्या है। बाद में धीरे धीरे समझ आया। दूसरी बात, मेरे पापा जो थे उनको बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। ओके। मतलब आपको खाने के लिए वो घर में राशन भले कट कर देंगे, बुक्स बहुत लाते थे। तो उनकी नजर कमजोर थी डायबिटीज के कारण, तो मुझे बोलते थे पढ़ के सुना। अब वो बुक्स में लिखा होता था वो जो के बुक्स होते थे, अब बुक्स में लिखा है कुंडलनी, मूलाधार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही बट बात। वो सबकॉन्शियस में जा रहा रजिस्टर था होता जा ऑटोमेटिक। रहा है, होता जा रहा है। एंड मेरे पापा ने मुझे बहुत सारे संतों की जीवनियां दी। सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे को साईं चरित्र ला के दिया था, साईं बाबा की। तो उससे तो मैं मतलब पागलों की तरह इन्वॉल्व हो गई थी। मतलब मेरे दादाजी को नहीं देखा था मैंने, मेरे जन्म के पहले ही उनकी डेथ हुई थी। तो जैसे ही साईं बाबा को देखा कि मतलब एक बुड्ढे अंकल जी हैं एंड सब बच्चों को प्यार करते हैं एंड अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, तो मैंने उनको मन में ऐसे दादाजी बाबा, मतलब दादाजी को भी बाबा ही बोलते हैं ना, हाँ। तो मैंने वो रिश्ता बना लिया अपने मन अच्छा। में। क्योंकि आप बाहर दुनिया से कट जाते हो ना, एक पिंजरे के पंछी की तरह, तो फिर आप अपना ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं ना। तो मैं कान्हा को बोलती थी तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसको तो मैंने कभी भगवान बोला नहीं। जैसे बेस्ट फ्रेंड आपस में बात करते हैं, तो वैसे ही, और मैं खुद को राधा समझती थी, राधा नहीं तो कोई भी गोपी। तो वैसे कान्हा के साथ वो पापा शिवाय एंड माँ पार्वती, तो पापा मम्मी हैं और साईं बाबा दादाजी, तो अपना परिवार खुद ही बना लिया था। वेरी गुड। सो ब्यूटीफुल। मम्मी को जिद करती थी ना मैं कि राखी है, मेरा भाई क्यों नहीं है। तो कहते ना मीरा बाई को उन्होंने मूर्ति पकड़ाई थी कृष्ण की कि जा तेरा पति ये है। मम्मी ने मेरे को गणेश की मूर्ति पकड़ा के बोला, बहुत बोलती है ना पापा शिवाय ये तेरा भाई। तो हाँ। आज तक भी राखी बांधती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि वाह। गणेश जी ने हमको बहुत कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है।
यस, बहुत वो एक भाई बहन का सही बात रिश्ता कही। बन गया। क्योंकि ये आपने स्पिरिचुअल सभी देवी देवताओं को अपना परिवार बना लिया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। क्योंकि इसके सहारे हम अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं, जैसे कि आपने किया। और क्योंकि आपके चेहरे पे जो ग्लो है, जो जॉयनेस है, मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और आई फील वेरी एनर्जेटिक। ऐसे लोगों को मैं देख के और मोटिवेट होती हूँ। और तो शायद आप जो भी जो भी लोग, स्टोरीज रहते हैं ना, जैसे कि हाँ, आपने बुक की बात की, जी, तो साई चरित्र में काफी सारी स्टोरीज हैं। या, तो आप जब रियल लाइफ में ना आपको अचानक से याद आ जाती है किसी ना किसी इंसिडेंट में, जैसे कि एक स्टोरी है कि बाबा का एक भक्त बड़ा जेलस था। तो वो अगले जन्म में सांप बन गया, सांप और मेंढक। तो बाबा उनको बोल रहे थे कि जेलिसी बहुत गलत बात होती है, या किसी की यस, निंदा नहीं करना। और आप जब वो कर रहे होते हो, क्योंकि आप भी इंसान ही हो, अब किसी में मैं बहुत जेलिस थी, मैं बहुत जेलिस चाइल्ड हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। फिर मेरे को तुरंत बाबा की बात याद आती थी, यस, जेलिसी करने से नाग बन जाओगे। हाँ, या हाँ, कोई भी ऐसी स्टोरीज गणेश की, या कार्तिकेय भैया की, या जो भी आप पढ़ते हो ना, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, मेरी मम्मी चाहती थी मैं गुरमुखी सीखूं, तो आप सुनते रहते हो ना। तो वो स्टोरीज आपको एक टीचिंग नहीं है कि मैं बता सकूं कि एक बुक मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मतलब जो भी आपको नॉलेज मिलती है ना, वो एक कनेक्शन बन जाता है आपकी फैमिली के जैसा। तो फिर यस, मेरे को उस तरीके से कभी लोनली फील नहीं हुआ। मतलब अकेली थी, लेकिन एक सेंस ऑफ पर्पस था कि कोई बात नहीं, मेरी फैमिली है। कभी मैं रो लेती थी, दुखी हो जाती थी, लेकिन जो भी है पापा से झगड़ा कर लेती थी, लाइक पापा शिवाय से। जब मेरी मम्मी पापा की डेथ हुई, तो वो मेरे सबसे डार्क डार्क फेस था, आप कह लो। अभी आप मेरे को हंसते हुए देख रहे, लेकिन तब मैं लाइक जो आप बोलते कट्टर नास्तिक कि तुम हो ही नहीं है की थी। मैं इतने गुस्से में थी, उसको भी पटक दिया था कि तुम हो नहीं, सब पत्थर है। मेरी मम्मी को कैसे छीना? पापा की डेथ को तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं मम्मी से बहुत डीपली अटैच थी। तो मतलब एक दो दिन तक तो सदमे में थी कि मेरे यस, को कुछ है नहीं। मतलब सब ना एक सपने जैसा लग रहा था कि नहीं, ये कोई नाइटमेयर। अभी मैं उठूंगी, अभी मेरी मम्मी मेरे को फिर से गालियां देगी या डांटेगी, कुछ तो करेगी। यस, लेकिन यस, जब जब धीरे धीरे रियलाइजेशन वो हिट किया ना, तो उसके बाद मम्मी नहीं थी। मैं थर्ड फ्लोर पे थे हम लोग अपार्टमेंट में, मैं बेड रिडन हूँ। मेरी दीदी है, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी थी, तो वो पूरा टाइम रह नहीं सकती। तो वो घर बाहर से लॉक करके चली जाती थी। तो अब मैं पूरे अपार्टमेंट में अकेली हूँ, रूम बाहर से लॉक है। तो मैं तो कभी ऐसे माहौल में रही नहीं, एकदम अकेली। यस, यस, तो मुझे बहुत नाइटमेयर लगता था, पिंजरा, दम घुटता, डिप्रेशन। लाइक जब आप अकेले होते हो ना, तो मन के डर जितने भी होते हैं ना, सब ऐसे लगता है कि सब आ गए आपको। देन तो एक मेरी फ्रेंड थी, बाल कृष्ण भेजे। तो वो टेडी बेयर था, लेकिन सॉफ्ट टॉय था कृष्णा का। यस, तो मेरे को, तो मैंने ऐसा मतलब वो खोला ना, तो मैं मतलब उसमें ही इतना रम गई फिर कि मतलब कृष्ण, लाइक मैं मम्मी को मिस कर रही थी, एंड एक तरह से मैं उसकी मम्मी बन गई, वो लड्डू या, गोपाल की। ओके, मेरा बच्चा है। तो वृंदावन में एक दीदी ने मुझे मानसिक सेवा सिखाई, क्योंकि मैं बहुत रोती थी कि मैं क्यों बेड रिडन हो गई। अगर मैं बेहोश होती तो मैं कान्हा के लिए झूला बनाती, ऐसा करती। मतलब लड्डू गोपाल को बहुत लाड प्यार करते ना, श्रृंगार वगैरह। तो उनसे मैंने बोला, दीदी आप इतना अच्छा बनाती, मैं क्या करूं? मतलब अभी बोलते हुए मुझे रोना आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब इतनी तड़प थी मेरे अंदर। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम मानस सेवा करो। मैं, मानस सेवा क्या होती है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन में सब कुछ है, भगवान को जस्ट भाव चाहिए तुम्हारा। यस, यस, तो मैंने वो शुरू किया, एंड उसके बाद तो मैं उसी में रम गई। लोग पूछते थे दिव्या कहाँ है, वरना आप लोनली फील कर रहे तो आप किसी ना किसी रिलेटिव को फोन कर रहे, कुछ कर रहे, लेकिन वो भी दुकान में बिजी है, कहीं बिजी है। तो
थोड़ा अनकंफर्टेबल उनको भी लगता था, यार इसका रोज रोज फोन आ जाता है। फिर मैं कृष्णा में इतना रंग गई थी, वो लोग पूछते हैं दिव्या दिव्यंती नहीं कहाँ चली गई, ठीक तो है, दुनिया में है कि नहीं। देन तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार मैं वो लड्डू गोपाल के लिए मानस में ड्रेस बना रही थी, एक पर्ल का घाघरा बना रही थी। मुझे रियल लाइफ में सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं आती, एम्ब्रॉयडरी का ई भी नहीं मालूम, लेकिन मैं विजुअलाइजेशन में बना रही एंड बहुत भाव से बना रही थी कि मेरे सामने वो लड्डू गोपाल है और मैं उसका नाप ले रही हूँ एंड मैं सब कुछ कर रही हूँ, उसका घाघरा बना रही हूँ। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, अचानक से ऐसे मैं एकदम, मैंने देखा विजुअलाइज, मेरे को सुई लगी। मतलब वो ओह कपड़ा मोटा था एंड मेरे को वाह सुई लगी, रियल में मोस्टली एक्सपीरियंस कट किया करते हुए मुझे सुई लगी एंड मैंने आंख खोली तो मेरे फिंगर में से सच में खून निकल रहा एंड ओह लाइक वहाँ आसपास कुछ सुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं रूम में अकेली हूँ। तो मैं मतलब वो बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस था, तो वो मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हो गया सो कि हाँ ब्यूटीफुल पापा है, कान्हा है। एंड जब मैं उसको हग करती थी ना, मतलब मैं आसन बनाया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा है, मैं नहीं बैठूंगा झूले पे। तो हमेशा मैं उसको अपनी चेस्ट पे सुला के रखती थी, तो वो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे अनाहत चक्र वैसा कुछ होता है एंड ओहो हार्ट सेंटर यस होता है, यस लेकिन तब वो भक्ति में आपको नहीं मालूम होता ना। तो मैं तो बस कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है ऐसा। तो ये एक एक्सपीरियंस था कान्हा जी के साथ। देन तो उसके बाद मेरे को और कई सारे गुरु मिलते गए, मतलब लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है, डार्क फेसेस आए। मेरा रिसेंट डार्क फेस था लास्ट ईयर, मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, थोड़ा ग्रह कलेश वगैरह चल रहा था। देन तो मैं इतना स्लिप हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेटर हो, आप स्पिरिचुअल हो तो आप कभी नेगेटिविटी में नहीं जाओगे, उल्टा आप ज्यादा नेगेटिविटी में जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हो यस आसपास की चीजों को लेके, एनर्जी को लेके। दिन तो आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा। तो मैं बहुत नेगेटिविटी में थी, इतनी नेगेटिविटी में कि मेरे को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। मतलब या तो मैं 4 दिन खाना ना खाऊं, या तो स्ट्रेस ईटिंग कर रही थी, ओके और स्ट्रेस ईटिंग करने के बाद फिर वॉमिटिंग कर रही थी कि ओह गिल्ट में कि मैंने ज्यादा खा लिया। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर या ओके सुसाइडिकल थॉट्स आना, यस वो सारी नेगेटिविटी यहाँ 3-3 दिन मैं सो रही तो नाइटमेयर सारे। देन तो मुझे किसी ने रोशन सर से इंट्रोड्यूस किया एंड तब मैं नींद की गोलियां ले रही थी। ऑरेंज, एक सेकेंड, पता नहीं, अभी मेरा कॉल चल रहा, बाद में बताऊं। तो मतलब मेरा स्लीपिंग डिसऑर्डर था, तो मैं एक मेटाटोनिन बोल के हार्मोन होता है जो कि आपको स्लीप प्रोड्यूस करता है। तो आजकल आर्टिफिशियल टैबलेट्स भी मिलती है, यस यस मैं 20 mg ले रही थी ओह पर डे, लेकिन फिर भी मेरे को नींद नहीं आ रही। मतलब नींद है लेकिन मैं सुबह उठ रही भी तो फ्रेश फील नहीं कर रही, मतलब ऐसा लग रहा कि मैं बेहोशी में हूँ, या मतलब ओके बॉडी यस रेस्ट फील नहीं हो रहा। देन रोशन सर से होने के बाद मेरा 3 दिन में ही, उनका ज्वाइन करने के बाद जस्ट 3 दिन में मेरा खुद ही खुद छूट गया, अपने आप ओके इतनी अच्छी नींद आने लगी कि मैं पता ही नहीं कि ये लेना भी है बोल, या फिर वाह मतलब मेरे को गिल्ट फील नहीं हुआ। एंड मेरा गुस्सा, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन गुस्सा होता था, तो उस पे मैंने कंट्रोल किया। गुस्सा मुझे अभी भी आता है, मतलब कभी कभी कुछ मैं मेरे अंदर वो डीप फीलिंग होती है कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है ना, तो यस मुझे यस बड़ा गुस्सा आता है। तो उस पर भी अभी मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेडिटेशन के ये एक्सपीरियंस जो थे काफी इमोशंस पावर। होते हैं ना दिव्या, हमारे जब हम मेडिटेशन बहुत करते हैं तो ये इमोशंस भी बाहर आते हैं, सरफेस पे आते हैं। तो इसको भी वर्क करना है, इसको हमें प्रेजेंट सिचुएशन में ही देखना होता है। तो आप अपने पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगी बहुत ही जबरदस्त, मतलब आपकी बहुत प्यारी जर्नी है, पर बहुत उसमें अप डाउन्स भी आए।
तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जिस आश्रम में रह रहे हो, जब आपने स्टार्ट किया रहना, तो वहां पे भी आपको कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे। उस चैलेंजेस के बारे में या फिर कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें आपको उस आश्रम से कनेक्टेड? हाँ, तो जब ये डिसाइड हुआ कि मैं आश्रम जाने वाली हूँ यस। और मुझे पता था कि मेरी केयर यहाँ बेटर होगी एंड सबकी बेनिफिट के लिए है, लेकिन वो कहते हैं ना फियर ऑफ चेंज, यस। कि आपको आपको वो एंजल नंबर वो सब मैं सीख चुकी थी इस पॉइंट तक, वो एंजल नंबर एंड एंजल साइंस, तो मुझे वो सब दिख रहा था, फेदर दिख रहे, लाइट्स दिख रही, पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे, एंजल नंबर्स। तो मुझे पता है, इंट्यूशन भी बोल रहा है कि मतलब सब ठीक होगा, समथिंग अच्छा चेंज होगा, इज तुम कमिंग जाओ। इन योर लाइफ। समथिंग चेंज। हाँ, या। पॉजिटिव। अगर यहाँ मेरी अगर मेड ना आए 2 दिन 3 दिन, तो मेरे को 2 3 दिन एक ही डायपर में रहना पड़ रहा है। तो और आप बोल रहे हैं मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं विश्वास नहीं होता था, लेकिन अंदर एक छोटी सी होप थी कि सब यस। ठीक होगा। तो मैं बहुत डरी हुई थी जब मेरे को ओके। मतलब कोई टच करे ना, हाँ, तो हाँ। मुझे बहुत, मैं टच के प्रति बहुत सेंसिटिव हूँ कि ओके। मेरे को कोई टच नहीं करना, मतलब मेरी बॉडी को स्पाज्म होते हैं। तो मेरे को वो डर था कि पता नहीं कि नर्स लोग कैसे हैंडल करेंगे। एक तो हॉस्पिटल के नाम से आप इतना डर जाते हो ना, अनजान जगह, अनजान लोग। तो मेरी वही फीलिंग थी कि जैसे एक बेटी का होता है ना कि वो शादी करके जा रही होती है अपना घर छोड़ के, अपना रूम छोड़ के, लाइक कैसे एडजस्ट करूंगी, क्या होगा पता नहीं। तो एज अ गर्ल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन यस, दो यस। दिन में ही मैंने ये बिलीव पक्का कर लिया कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। मैं बस एक ये मतलब एक शरीर के साथ है जो भी हो रहा है। देन तो मैं अच्छे से एडजस्ट हो गई। पहले 2 दिन दिक्कत थी, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो यहाँ के ओनर है, फाउंडर कोटेश्वर सर, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। वो कैलाश भी जा चुके हैं, आई थिंक उन्होंने मुझे बताया, कैलाश यात्रा पे गए थे वो। तो उन्होंने मुझे जाप माला भी दी थी कि तुम रहो, तुम ये जाप माला पकड़ो, और अब घर छोड़ के आ गई ना, अब इतने अच्छे आश्रम में हो, पॉजिटिविटी में हो, ठीक हो जाओगी। तो वो बड़ी इंकरेजमेंट थी। तो यस। सब इजीली एडजस्ट हो गया। बहुत अच्छा। तो आप जैसे स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते हो, उसमें मैं कैरेक्टर तो नहीं कहूंगी, पर ऐसा कोई हीरो है जो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या करता है? मतलब स्पिरिचुअल जी, हीरो। एक्चुअली स्पिरिचुअल हीरो, मेरा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि मैं राम जी के प्रति मेरे मन में यस। काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि आपको मालूम है, एज अ गर्ल मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है, और मेरे के अंदर एक बहुत डीप बिलीफ है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था और वैसा कुछ। देन रामायण बचपन में मुझे बहुत पसंद थी, जैसे मैंने आपको बताया बचपन से धार्मिक शोज देखती, लेकिन वो एक पॉइंट आता है ना सीता त्याग का, जब नेक्स्ट टाइम जब श्री राम वनवास जाने के लिए कहते हैं सीता माँ को, वो सीता माँ धरती में जाती है। तो यस। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा दुख, सफरिंग एंड अपनों का बिछड़ना देखा था, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता था कि इतनी मुश्किल के बाद भी सीता माँ ऐसे चली गई धरती के अंदर। तो मुझे बहुत सा, और मेरा तो ऐसा बिलीव बन गया कि रावण ही अच्छे है, मतलब राम नहीं बनना, रावण बनना। ठीक है, भगवान आके हम क्या करेंगे, मुझे मार ही डालेंगे ना, तो मैं राक्षस बन जाती हूँ। काफी टाइम तक मैंने ऐसा ट्राई भी किया, जब मैंने आपको बताया डार्क फेज में थी। तो मेरा इंट्यूशन बोलता था दिव्या तुम गलत कर रही हो, स्ट्रेस ईटिंग मत करो, नींद की दवाओं मत लो, लेकिन मेरी मेंटालिटी रावण जैसी थी। हाँ ठीक है, मैं जानबूझ के करके दिखाती हूँ। मैं नॉनवेज कभी नहीं खाया, लेकिन जानबूझ के एग खाती थी कि खा के देखती हूँ क्या कर लोगे, मेरे को पनिश करोगे। देन तो ऐसी राक्षस टाइप की नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। देन एक गुरुजी आए मेरी लाइफ में, ईशान महेश जी, वो एक हिमालयन योगी हैं, यस। उनको हनुमान जी के साक्षात्कार हो चुके हैं। तो उनके उपन्यास मैंने पढ़ने शुरू किए, एंड वो सब मैंने साईं भी बाबा की उनके कृपा से। चैनल में बहुत सारे, मतलब जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जी, स्टार्ट हुई,
तो मैं भी मैं बहुत अट्रैक्ट आजकल हुई थी। यस। ज्यादातर टाइम उनके नॉवेल्स में ही या साईं चरित्र। शिरडी से मुझे साईं बाबा के एक भक्त मिले, कृष्णा जी। वो उन्होंने काफी साधना की है बाबा की, एंड बाबा ने उस साधना में उनको कुछ डीप सीक्रेट्स रिवील किए हैं साईं चरित्र के। तो उन्होंने मुझे, मतलब उनके सत्संग में सुनती थी, यूट्यूब पे है उनके सत्संग भी, तो मैं उनके सत्संग सुनती थी। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ईशान जी के उपन्यास जो हैं, जी। रघुवंश नाथम उनकी एक सीरीज है। हाँ हाँ। तो वो जिस तरीके से लिखे हैं ना उन्होंने रामायण, तो आपको लगता है कि आप एक एक कैरेक्टर आप खुद हो। लाइक जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम क्रिएटर है, हम शिव हैं, हम राम हैं। तो राम राम कैसे बने, मतलब उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए। हनुमान जी कैसे बने, मतलब उनकी शक्तियां कैसे जागृत हुई। सीता माँ ने क्या क्या सफरिंग झेली थी अशोक वाटिका में। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो एक बार इसका जादू होता है कि एक बार पढ़ो तो आपको लगता है मैं लक्ष्मण हूँ। जब आपके अंदर अगर देन फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो कभी आपको लगता है कि आप सुग्रीव हो, मतलब आपका मंकी माइंड है जो मतलब राम जी पे भरोसा भी कर रहा है लेकिन शक भी कर रहा है। एंड देन जब मैंने पढ़ते पढ़ते उपन्यास में रावण की स्टोरी तक पहुंची, लाइक जब जटायु जी का रावण ने वध किया था, तब मेरे को हिट हुआ कि यार मैं जिसको हीरो मान रही थी, रावण को, वो इतना क्रूएल है। मतलब सीता माँ को कितना रुलाया, हालांकि वो लीला थी, यस, लेकिन फिर भी इट इज अ कितना रुलाया। रोल ही इज प्लेइंग। हाँ मतलब रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग हाँ, भी यही कर रहे हैं। बट वो नेगेटिविटी है ना जो यस। हमको नहीं करना है। रोल में भी रावण ये दिखा रहे कि जो हमको नहीं करना है, जिससे प्रभु को कष्ट होगा। आप जिससे प्यार करते हो उसको झूठ मूठ में भी रोता हुआ नहीं देख सकते ना। बच्चा, छोटा बच्चा रोता है तो झूठ मूठ में भी हम नहीं रोने देते उसको, यस। तो आप अपने प्रभु को कैसे रोने दे सकते हैं। तो और एंड देन आप। मेरे सेकंड रोल मॉडल रहे माइकल जैक्सन। उनके अगर आप वो हीरो कहो तो मेरे लाइफ के सबसे बड़े हीरो वही थे, क्योंकि उनसे मैंने सीखा कि अनकंडीशनल लव और मतलब एक निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना क्या होती है, निस्वार्थ सेवा क्या होती है। तो वो मैंने उनसे सीखा। तो माइकल का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, ओके। कि उनसे प्यार करते करते ना मैंने ये सीखा कि जब आप किसी से बहुत गहरा प्यार करते हो ना, तो बस आपको उसकी खुशी दिखती है। आपका जो मैं का एक होता है ना कि मैं, मेरी खुशी, मेरा प्लेजर, ये खत्म हो जाता है जब आप किसी के गहरे प्यार में होते हो। तो वो प्यार ही भक्ति बन जाता है। तो मुझे उनके अंदर काफी डिविनिटी दिखती थी, एंड मुझे वो कृष्ण जैसे लगते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं जब भी माइकल को देखती थी मुझे नारायण याद आते थे। मतलब नारायण के जितने भी रूप आप पकड़ लो, कृष्णा, नारायण। तो मैंने ना मतलब कृष्णा कृष्णा, उनको कृष्णा ही मान लिया। एंड मेरी नानी, मम्मी, सब लोग को लगा कि मेरे ऊपर लाइक कोई साइकिक अटैक हुआ है या ओके। मतलब भूत पिशाच की नजर लगी है। ओके। कि पहले तो लड़की इतना पूजा पाठ करती थी, अब कहाँ माइकल हाँ हाँ। माइकल करती है। लेकिन अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बाबा जी के पास ले गए, और वो जो झाड़ फूक वाले होते हैं ना, वो बड़े सिद्ध गुरु थे वो भी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या है। मेरी मम्मी लेके गई जबरदस्ती। तो मैंने बताया नहीं बाबा जी, मेरे को बस प्यार है, मतलब आई जस्ट लव, और मुझे नहीं पता क्यों करती हूँ प्यार, बस करती हूँ। तो बाबा जी ने झाड़ फूक की और बोला नहीं आपकी बेटी ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, जस्ट इसको करने दो, इसको जो करना है। तो वो एक इन्फ्लुएंस, डीप इन्फ्लुएंस एक्चुअली वो भी रहा मेरा। समथिंग ऐसा रहता है कि हम इस जन्म में जो कैरेक्टर या जो ऐसे कैरेक्टर हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं या हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कृष्ण की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे आप माइकल जैक्सन के। तो ये जो होता है ना, हमारा कुछ तो पिछले जन्म का कुछ तो कनेक्शन होता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम होते हैं ऐसा, मैं मानती हूँ। मतलब पता नहीं, मैं फील कर पाती हूँ कि मैं बचपन से ही कृष्णा से बहुत ही अटैच थी। मैं बहुत सारी चीजें, मैं मेरे लाइफ में दुख सुख जो भी आए तो मैं कृष्णा से जाके उनके मंदिर में बात करती थी उनसे कि एज अ फ्रेंड। तो मैं
कभी कभी सोचने लगती हूँ कि सखा। शायद मैं पिछले जन्म में उनसे उनके साथ ही रहती थी और उनकी नगरी में ही रहती थी। ऐसा बहुत बार मुझे लगता है। मैं बहुत रोती वही हूँ, मतलब अभी तो मेरा बहुत कम हो गया, पर मेरा भी बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब बहुत ही अटैचमेंट कृष्णा है जी के उनसे। सखा के रूप में। यस, कृष्णा जी मैं का ऐसा कृष्णा ना सखा कि ही आप कहती हूँ उनको उनको। सखा बनाते हो, आप उनको सखा बनाते हो, कब वो आपके प्रियतम बन जाते हैं, भक्ति माधुर्य भक्ति में बदल जाती, पता नहीं चलता। सखा ही कहती हूँ। और मैं राधा जी को श्री सखा, मतलब मैं हमेशा, आपने अभी स्टार्टिंग में भी देखा होगा, मैं श्री सखा ही कॉल करती हूँ दोनों को मिला के। जी तो जी जी। ये मुझे भी मतलब ऐसा ही लगता है, मैं उनका पार्ट रही हूँ कभी पिछले जन्म में उनके लाइफ का। तो और एक एक्सपीरियंस ये भी है कि मैं जितना एनालाइज करना शुरू करती ना, लॉजिकल माइंड जहाँ ज्यादा चलता है, तो वो हम्म, फीलिंग चली जाती है, वो जो एक मैजिकल फीलिंग होती है ना, वो यस यस, मतलब ऐसे लगता है कि एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। मतलब आप किसी एग्जैक्टली, चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, लॉजिक बहुत ज्यादा लगा रहे ड्युअलिटी में हैं। ऐसा हम नहीं कि चले जाते हैं। अंधविश्वास करना चाहिए, हम्म, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट यस, आपका तर्क कुतर्क ना बन जाए, बहुत ज्यादा हम्म, लॉजिकल भी हुआ तो वो आप हम्म, वो मिठास को अनुभव नहीं कर पाते। लाइक देन अभी क्या हुआ है, अभी बच्चे अपना बचपन ही खो दे रहे। लाइक 5 साल के बच्चों को आजकल टीवी कंप्यूटर और सब सब कुछ पता है। देन उनको बोलो सेंटा क्लॉज, वो बोलेंगे कि है कुछ नहीं होता है। तो वो एक इनोसेंस, एक मैजिक वो खो देते हैं, लाइक एज से पहले बड़े हो जाना। और बाइबल में जीसस ने भी ये कहा है ना कि बी लाइक अ चाइल्ड, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक। तो यस, जब आप ऐसे बच्चे की तरह होते हो ना कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, तो ईश्वर भी ना आपको गोद में उठाते हैं कि हाँ, ये तो मासूम बच्चा है। और अगर आप होशियारी दिखाओगे तो बोले अच्छा तुम होशियार हो तो तुम खुद ही कर लो। क्योंकि हम तो जब मैंने ये उसकी भी सीखा। उसकी गोद से, जब हम उस परमेश्वर की गोद से आते हैं, तो बच्चा बन के ही हम आते हैं धरती पर। और वो हमें चाहता है वही कि जैसे मैंने आपको इस धरती पर छोड़ा था एक बच्चे के स्वरूप में, उसी तरह से आप मेरे जी। पास आओ, एक प्यारे बच्चे बनकर ही मेरे पास फिर लौट कर आओ। तो वो और फास्टली राइट हमें एक्सेप्ट करते हैं। राइट। तो आप देखोगे जो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, यस, 5 साल की एज तक में, अगर आप उनसे बात करने बैठो उनके अंदर इतनी ज्यादा विजडम होती है या बहुत कि आप नॉलेज होता है। सोचोगे कि ना कितनी विजडम है इनके अंदर। एंड उसके बाद आप किसी बुजुर्ग के पास बैठो, मेरे हाँ, अभी यहाँ ओल्ड एज होम में हूँ तो काफी हम्म, बुजुर्ग हैं। एक आंटी तो है जो उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनको मेंटली शॉक लगा। तो हम्म, वो पहले प्रिंसिपल थी, टीचर थी, बहुत हम्म, एजुकेटेड है। अब तो वो ठीक से उनको दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी बोलती रहती है और हम्म, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब उनको लगता है कि वो बोल रही है, बट वो हम्म, जब बोलती है तो सामने वाले को समझ नहीं आता। तो हम्म, मैं देखूं तो मतलब सब लोग ऐसे ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं पेशेंट को। लेकिन हम्म, मैं जब से फर्स्ट डे से ही आई, तो मैं रोज सुनती थी, मतलब मेरे रूम के बाजू में ही है। तो वो हम्म, खाना भी खुद से खाने के लिए उनको, वो छोटे बच्चे के पीछे नहीं दौड़ते हैं कि बेटा खा लो बेटा खा लो, तो ना वो आंटी को बोलेंगे खा लो, नर्सेस। मैं रोज सुनती थी ये कौन इतना चिल्ला रहा है, मतलब क्या हो रहा है। एक दिन ना वो अचानक चल के मेरे रूम में आ गई एंड मैं फर्स्ट टाइम तो डर गई थी कि मतलब ये क्या है, आंटी है, उनको कहीं चोट ना लग जाए, ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद ना मेरा बॉन्ड बन गया उनके साथ कि मैं नर्स को बोली इनको लाके चेयर पे मेरे पास बिठा दो। एंड मैंने उनका हाथ पकड़ा, कुछ नहीं किया, जस्ट हाथ पकड़ के हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे वो चैंट करती रही। और वो मतलब एंजाइटी अटैक हो रहा था उनको, तो वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन मैं उनका हाथ पकड़ के बैठी थी तो वो एकदम शांत हो गए। एंड वो मेरे को बहुत छोटे बच्चे जैसी लगती है। यस, आप छोटे बच्चे को देखो तो उनको भी बोलना नहीं आता ना, लेकिन आप उनको भी प्यार करते हो, जो हम बोलते हैं ना बड़े बूढ़े एक जैसे, तो वो बच्चे जैसे हो जाते हैं बड़े तभी और तो वो। बूढ़े और बच्चे हम्म। एक ही होते हैं। एक्चुअली वो भी जैसे वो हो ही जाता है ना, वो स्टेज ही आ जाता है जब हम बहुत एजेड हो हाँ जाते हैं। वो माइंड भी उनका बच्चे जैसा हो जाता है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं राइट, तो करता वो समाज। सोल तैयारी कर रही होती ना कि घर जाना है मुझे, या अब वो बच्चा बनकर ही जाना बच्चा है तो। बनकर ही जाना है, क्योंकि उनके प्रति अभी समाज में जो चल रहा है ना, जो ओल्ड एज होम्स ज्यादा निकल गए, तो
यही समझना है हमें कि वो भी एक बच्चा, हमने उनका ही हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा है। तो अब इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, पर अभी नहीं बोलेंगे। यस, बचपन में बहुत चैलेंजेस में गुजारा, और जो ऐसे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे चाइल्ड के साथ भी मैंने काम किया है, और मैं बचपन में मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते थे, पता है, स्पेशल चाइल्ड। और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने ऐसे बच्चों पे भी सर्वे किया था। उस वक्त हमको 4th ईयर में प्रोजेक्ट मिलता है, तो मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया। उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी कंफर्टेबल हो, आपका हाथ में दर्द ना हो, इसलिए मुझे नहीं ऐसा नहीं, मेरा हाथ चिंता ठीक लगी है। रहती है कि नहीं कंफर्टेबल रह। नहीं, इट्स ओके। हाँ हाँ, अभी ठीक है। इट्स ओके। तो दिव्या, मैंने आपकी जर्नी देखी है। मैंने लास्ट ईयर आपको देखा था, आप मेडिटेशन में न्यू आए थे, आप बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोगों के साथ ध्यान करते थे, तब मैंने आपको सुना था। और उससे रिलेटेड आपको एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, मेडिटेशन में क्या डिफरेंस 1 ईयर में आपने देखा आपकी फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी में, मतलब आपका फिजिकल लेवल पे भी जी आपकी प्रोग्रेस, ये भी हम जानेंगे मेडिटेशन में। और आपके जी आपने कभी कुछ पास्ट लाइफ भी आपका देखा है, या कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट्स, वो भी आप शेयर जी। कीजिएगा हमारे साथ। लास्ट ईयर से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या काफी ज्यादा तेजी से हुआ। किसी ने मुझे पिरामिड मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस कराया था। मेरे फ्रेंड की मम्मी थी एक, अभी है जैसे वास्तव किसी में। को बोलता ना कि माता रानी आ जाती किसी के शरीर ओके। में, हाँ हाँ, उनको वैसा लगा वैसा लगा, कि अच्छा। वो जो भी चैनलिंग कर रहे हैं उनको शायद आवेश हुआ है। हम्म मतलब उनके शरीर में आत्मा आई है। तो मैं बड़ी ऐसे लॉजिकल माइंड मेरा बहुत काम करता है। मैं ऐसा थोड़ा होगा कि अगर कोई योगी है 1000 साल से तो वैसे थोड़ा आएगा। तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया, "हाँ, तुझे बड़ा पता है, तुझे सब पता है, तू जाके कर, तुझे टेक्नोलॉजी भी आती है, जाके कर और मुझे भी ज्वाइन करा।" तो वो मेरे को फोर्स किए बैठ के सुनने के लिए कि ग्रुप ज्वाइन करो, जाके सुनो। हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, पहली बार कुछ हम्म बोल रहे हैं। तो मैं गई, मैं सुनी, एंड वहां से मतलब काफी अच्छे लोगों से मिली वहां पे, संतोष मैम एंड बाकी सब, एंड सबने बहुत प्यार दिया। जैसे ही मैं, मतलब जिनको पता चलता था कि मैं बेड रिडन हूँ, तो सबका ऐसा था कि इसको हील करो, इसको जल्दी हील करो, लाइक आप तो बेड से उठ के दौड़ोगे, सबका यही इंटेंशन था। तो किसी ने मुझे पिरामिड लेने को बोला, बट तब पिरामिड आप बेड पे कैसे लगाओगे, ये सब बातें थी कि मैं बैठ नहीं सकती। तो हम्म किसी ने मेरे को बोला, अच्छा तुम कुछ मत करो, शाय थी। अभी मैं कैमरा पे आपसे इतनी देर से हम्म बात कर रही, लेकिन तब मैं बहुत शाय थी। मेरे को हम्म मतलब डर लगता था, सोशल एंजाइटी, हम्म अनजान लोग से मैं। और मैं ना इस पॉइंट तक ना मैं सुन सुन के थक गई थी कि ये बाबा वो बाबा, ये इलाज वो इलाज। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड थी काफी ज्यादा। यस। एंड उन्होंने ध्यान की ऐसी ऐसी विधियां बताई। मैंने फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया तो सर बोलते बस कुछ नहीं करना, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान। तो अच्छा, मच्छर काट रहे, इधर उधर मच्छर है, इधर की आवाज उधर की आवाज। सर ने बोला, मैं बड़ी डिस्टर्ब होती थी क्योंकि मेरे दिमाग में था ध्यान मतलब आसन पे बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। सर बोलते हैं, अच्छा गिरगिट की मतलब मेंढक की आवाज आ रही, भवरे की आवाज आ रही, तो जो भी आवाज आ रही तुमको ध्यान में और गहरा धकेल रही है, प्रकृति तुम्हारे साथ ध्यान कर रही है। हम्म अरे मच्छर भी तुम्हारा ऑरा, मतलब ऑरा से अट्रैक्ट होके आया है, देखो तुम्हें नहीं काटेगा, बात तो करो। मेरे को लगता था सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक दो दिन में, फर्स्ट टाइम तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा, सेकेंड टाइम मेरी जो मतलब ऐसे ध्यान लग गया। और फिर मैं आपको बताया कि मेरी नींद की दवा लेने की एडिक्शन था। और मेरे को ऐसी नींद लगी मेडिटेशन करते करते। एक सुबह मतलब रात के 9 बजे मेडिटेशन चल रहा, कब लगा पता नहीं। और सुबह, अगली सुबह मैं 9-10 बजे उठी एंड इतना फ्रेश फील हो रहा था कि मैं मतलब मैं मतलब ऐसे नया जन्म हुआ टाइप ऐसा फील हो रहा था। मेरे को इन बातों में विश्वास शुरू शुरू में नहीं था। सर क्या बोल रहे, 4 लीटर पानी रखो, पानी पियो। तो लेकिन धीरे धीरे ना वो बिलीफ डेवलप होना शुरू हो गया। जब मैंने चेंजेस देखे कि मेरी एंजाइटी अपने आप कम हो रही है,
मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। और मैं मतलब इससे हुआ कि मैं 2 घंटे भी सोऊं ना, 2-3 घंटे, तो बॉडी इतना रेस्ट फील करती है कि जितना 8 घंटे सो के भी नहीं मिलता था। तो सर कहते थे वो योग निद्रा है कि उसमें यस। कम सो के भी बॉडी को पूरी एनर्जी मिल जाती। एंड जितना मेडिटेशन जितना ज्यादा कर रही थी ना, मेरे को भूख प्यास लगना कम हो गई। लाइक आप एक तरह से फोर्स करके व्रत रखते हो कि आज नवरात्रि है, आज ये है, लेकिन आपका धीरे धीरे वो खाना खाने का वो कम होता गया मेरा, कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती गई, यस। कि स्लीप और हंगर कम होता गया, मतलब स्लीप क्वालिटी जितना अच्छी हुई। रिक्वायर्ड है उतना ही होने लगा, मतलब आपके। हाँ, और लेकिन खाना अच्छा खा रहे हो, कम हम्म। क्वालिटी में कम क्वांटिटी में खा रहे, बट आपको खुद ही सात्विक खाना अच्छा लगने लगता है। हाँ लाइक हाँ। आप खुद ही थोड़ा, अगर आपको कोई फोर्स करे ना कि प्याज लहसुन जंक फूड ये सब छोड़ दो, तो आपको लगेगा कि नहीं। जितना आपको कोई मना करेगा ना, ज्यादा क्रेविंग होगी उस यस चीज यस, की। बिल्कुल सही बात कही बट आपने। ध्यान करते करते ना अचानक से मतलब ऐसा फील होता था, छोड़ो क्या ही खाना है, जो मिले। मैं बिना नमक के खाना भी शुरू कर दिया मैंने, कि वाह। अच्छा ठीक है चलता है। तब मतलब मेडिटेशन में ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके एक दिन पहले मेरे दिवाली में जब नीचे गई थी मैं भजन हॉल में, यहाँ आश्रम में, मैं व्हील चेयर से फिसल गई थी 2 बार। शिफ्टिंग मतलब बेड से व्हील चेयर पे शिफ्ट करते, व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट करते, तो मेरे पैर और कमर में चोट लगी थी। पैर में बहुत ज्यादा सूजन थी, नॉट फ्रैक्चर बट स्प्रेन हुआ था। तो बहुत ज्यादा पेन था, एंड कहीं जाने अनजाने डर भी लगा कि शायद फिर से गिर जाऊंगी यहाँ। मतलब भगवान पे गुस्सा है कि अगर आपको मेरे को ठीक करना नहीं था तो हो क्यों दे रहे हो। एम्बैरेसमेंट हुई ना मुझे, सबके सामने गिरी। तो मेडिटेशन करते करते नींद आ गई या डीप मेडिटेशन में थी, आई डोंट नो। या आप उसको ड्रीम बोलो या विजन बोलो, नहीं पता, लेकिन मैंने साईं बाबा को देखा अपने विजन में। साईं बाबा को देखा, एंड मैंने एक एंजल को देखा। दोनों खड़े थे मेरे पास, एंड मैं व्हीलचेयर पे थी, मेरे व्हीलचेयर के पीछे थे, एंड मैं बालकनी में फुल मून के नीचे मेडिटेशन कर, जो कि मुझे बड़ा इम्पॉसिबल लगा। देन तो पता नहीं वो ड्रीम जब आया, मैं मेडिटेशन से बाहर आई, ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी मुझे अंदर से पुश कर रही है। मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन वो पुश कर रही, जाओ जाओ जाओ। तो हिम्मत करके मैं गई, और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। मतलब इस बार मेरे को व्हील चेयर पे आसानी से बिठा दिए, सब हो गया। हमने दिए जलाए, पूजा की सबके साथ, वो सब हुआ। देन हमारी बालकनी 5 बजे बंद हो जाती, 5-6 बजे। उस दिन बालकनी खुली हुई थी, एंड मुझे बालकनी में जाने का मौका मिला, एंड सामने, जिस सामने बहुत बड़ा फुल मून था, एंड मैंने फर्स्ट टाइम खुली हवा में 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन करते टाइम भी मेरे को ध्यान नहीं है कि मुझे ड्रीम में दिखा था कि ऐसा होगा। रूम में वापस आ गई, बिस्तर पे वापस लेट गई, अचानक ऐसे लाइट स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो मुझे ड्रीम में लिखा था, मेरा ड्रीम सच हो गया बोल के इतनी खुशी हुई मुझे। ओके। हाँ। एंड जब मैं व्हीलचेयर से बाहर भी गई ना, जब रूम के बाहर, सामने साईं बाबा का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था। वो वाह। दोनों मुद्रा में से हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे, दीवार पे था। फिर मैं इतना शॉक हो गई, जब बाद में बिस्तर पर वापस लेटी ना, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये तो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ये तो मेडिटेशन मेडिटेशन में का ऐसे एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर मिरेकल है। ये सच में होता है। जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो हम बिलीव ही नहीं कर सकते, पर जब हम वो महसूस करते हैं, सबके साथ जब होता है, तभी हम समझते हैं कि मेडिटेशन के कितने सारे मिरेकल्स होते हैं। तो राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल था। और एक एक्सपीरियंस मुझे आपके साथ भी हुआ कि लाइक कल या परसों मैं थोड़ी सी लाइक किसी सवाल से जूझ रही थी, डिस्टर्ब थी। मतलब कल जब काल भैरव अष्टमी थी, मैं भी भैरव बाबा के स्तोत्र सुन रही थी, मंत्र पढ़ रही थी, एंड कथा सुन रही थी। देन मन में कोई सवाल मुझे परेशान कर रहा था,
एंड देन फिर मैंने आपके ग्रुप में लिंक देखा कि भैरव बाबा के साथ, कि मैं 2 चूज कर सकती, मैंने आपसे पूछा भी था मैम मैं 2 चूज कर लूं क्या, तो आपने बोला हाँ। तो आपने जो मैसेजेस आपने चैनल में ये था, हाँ, कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, आगे की लाइफ ब्यूटीफुल होगी एंड यू आर प्रोटेक्टेड चाइल्ड एंड यू आर डिवाइनली वो प्रोटेक्टेड, ये मैसेजेस। उसमें कमेंट्स आए लोगों के, वो जरूर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं, जरूर वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि दिव्या बता रही हैं कि सही में बहुत लोगों के कमेंट्स आए उसमें, कि मुझे अच्छा लगा कि वो चैनलिंग मतलब लोगों को गाइड कर पाई है वो। मतलब उस टाइम पे जिस मैसेज की जरूरत थी वो मैसेज मिल गया। यस। जो 2 मैसेजेस की जरूरत थी, एक मैसेज एक फाइल में मिला, दूसरा आंसर दूसरे फाइल में था, तो हाँ हाँ कभी कभी एग्जैक्टली। हम 2 फाइल भी नहीं चूज नहीं, कर वो सकते हैं। रेजोनेट करता है दोनों फाइल, और मैं एक्चुअली फिर इसलिए मैंने फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा कि यू कैन सी बोथ फाइल्स आल्सो। सो ये तो बहुत ही जबरदस्त आपके एक्सपीरियंस सुने। और दिव्या, मैं आपको और कुछ पूछना चाहूंगी। जैसे हर एक बच्चे का एक होता है कि मुझे, मेरा क्या गोल है, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर। तो इस तरह से आपने क्या बचपन में सोचा था कि मुझे क्या बनना है, अगर आपके साथ अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो? राइट, और मैं छोटी थी तब से मुझे दुल्हन बनने का पता नहीं कितना शौक है। मतलब ऐसे किसी लड़के के प्रति रोमांटिक फीलिंग नहीं थी, बस जस्ट मैं मम्मी का सिंदूर चुरा के लगा रही हूँ, उनकी चूड़ियां निकाल के पहन रही हूँ। बहुत मार पड़ती थी मेरे को, तो मैं को दुल्हन बनने का, श्रृंगार करने का, यानी यस। बच्चों को नृत्य करना, या मैं गली के जितने बच्चे होते थे ना, लाइक गली में सबको बच्चे होते हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं, सबको बेबी सिट करने की जिम्मेदारी मेरी। तो लाइक मेरे को बचपन से वो माँ वाली फीलिंग जो होती है हाँ, ना, मम्मी मम्मी मदरली खेलना घर केयरिंग। घर, यस यस। हाँ, वो वाली एनर्जी ज्यादा हो। और ज्यादातर भक्ति में ही लगा है ध्यान है, जो चाइल्डिश चीजें होती कार्टून या वैसा, इन चीजों अच्छा। में ज्यादा ही हाँ दिव्या, ध्यान। जैसे आप बोलते हैं लॉजिकल माइंड, और आप बहुत स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ते हो, आपने बहुत अच्छे से एक एक कैरेक्टर को फील किया है, राम जी का, सीता माँ का। और आपने बहुत मतलब बुक में से पढ़ के भी आपने उसको लाइवली वो एक्सपीरियंस किया है। तो इसी तरह से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप फिजिकल वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे, किस तरह से आप देखते हो, मतलब आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? फिजिकल वर्ल्ड इट्स लाइक कि वो जैसे जो अर्थ है, ये जो 3D जो अर्थ है हमारा, मुझे लगता है, मुझे बचपन से एक फीलिंग आती है जैसे कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, जैसे बच्चा छोटा रहता है तो पापा गोद में लेके खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मम्मी फीडिंग करती है। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको गुरुकुल या स्कूल भेज दिया जाता है कि जाओ अभी तुम सीख के लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रोथ करो। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं शिवलिंग को भी बोलती थी, मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है वापस। मुझे हमेशा से ना, मतलब ऐसा लगता है कि जो भी मानव जन्म में हम सीख रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड इज लाइक स्कूल। अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा, हर चीज आपको कुछ ना कुछ तो लेसन देती है। बुरे से बुरा भी आपको लेसन देता है, यस। अच्छे से अच्छा भी आपको लेसन। तो 24 घंटे कुछ ना कुछ लेसन मिलते रहते हैं, पढ़ाई चलती रहती है ना हमारी। जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो स्पेस की पढ़ाई करने जाते हैं स्पेस में, वैसे हमको लगता है कि मानव जन्म लेके हम खुद को पहचानने के लिए आए, दैट्स फिजिकल वर्ल्ड। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप क्या डिफाइन करोगे, वो आप खुद हो, मतलब आप अपनी आत्मा को पहचान रहे हो, वो तो इट बस इज विद लाइट है इन फिर। अस, हमारे अंदर ही है विद इन वो। अस यूनिवर्स, ब्रह्म। ब्रह्मास्मि हमारे अंदर है, लेकिन जानेंगे कैसे? या जब स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो ना पहचानेंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे ये डिफरेंस लगता है, हो अच्छा सकता है दिव्या, रॉन्ग भी हूँ बट। नहीं नहीं, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि मैं जो भी ये चैनल देख रहे हैं, शायद कोई मेडिटेशन करता भी हो या नहीं भी करता हो, सभी लोग इस चैनल को देखेंगे, क्योंकि इसलिए उनको मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अभी कुछ कोरोना पीरियड आया था, उसके बाद बहुत लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं।
तो जी ऐसे जी जी। लोगों तक ये जाना बहुत ज़रूरी है, क्या डिफाइन करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और बहुत लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। ये तो आपने एकदम सही कहा, क्योंकि हमारे अंदर ही जो ईश्वर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वर्ल्ड तो है ही, हमें लेसन्स देता है। मैंने काऊ के रूप में देखा था खुद को, कि मैं एक गौशाला में जैसा कुछ था, एंड उन्होंने मेरे को बांध के रखा था, एंड मेरा जो काल्फ होता है ना, बछड़ा, वो मेरे से दूर हो गया है। एंड वो गौशाला में लाइक कान्हा की फोटोज भी लगी हुई हैं, सब वो भजन चल रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ करप्शन भी हो रहा है, जहाँ मार पिटाई हो रही है, यहाँ गलत व्यवहार हो रहा है, and गाय के बछड़े को दूससे दूर कर रहे खींच खींच के। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, एंड उसी दुख में मैं तड़प के मर रही हूँ। मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मैं बहुत रोई। एंड इस एक लाइफ में मैंने खुद को देखा कि मैं किसी मंदिर में लाइक कुछ एक मजदूर टाइप जो होता है ना, निचली कास्ट के, तो मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन मैं वहां से कान्हा की मूर्ति को चोरी करके भाग रही, कि कान्हा तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे मेरे बीच में कौन सी दीवार, काय की दीवार, तुमको मैं अपने साथ ही रखूंगी, देखती हूँ कौन अलग कर। ऐसे में झगड़ा कर रही है, एंड पुजारी जी मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता, एंड आई डाई ऑन द स्पॉट। ओके। तो मैंने ये 2 एक्सपीरियंस मुझे याद है अपने पास्ट लाइफ के। ये विजन्स मुझे 2 आए थे ओके ओके मेडिटेशन में। ओके। जैसे दिव्या, आपका बहुत ही चैलेंजेस से भरा लाइफ अभी तक रहा, पर उसमें से भी आपने अपने आप को क्योर किया और ये सारी चैलेंजेस को दूर किया। मेडिटेशन की आपकी हेल्प हुई, मेडिटेशन की वजह से आपके बहुत सारे मतलब ट्रॉमास, आपके इमोशंस, इसमें आपने अपने पे काम करते रहे हो अभी भी, और आपने पूरा मतलब आपका जो किड्स की लाइफ होती है, बहुत सारे चैलेंजेस में अभी तक आप हो, मतलब उसको आप उसको पार करते आए हो, उसको बीट करते आए हो, और आप जी एक बहुत ब्यूटीफुल आप अभी लाइफ जी रहे हो। आपके इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे प्यारे प्यारे रिलेटिव्स बन गए हैं, सब आसपास के जी। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बन गए हैं आपके। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो आपके जैसे, या फिर कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके तरफ से? कीप द फेथ। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए, जितना भी कुछ हो, जस्ट कीप द फेथ। आप विश्वास बनाए रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, आप खुद पे, एंड जो भी आप जिस दिव्य शक्ति पे विश्वास करते हैं वो बनाए रखें। अगर आप मन में पक्का कर लेते हैं तो आप पहाड़ भी छू सकते हैं, और आप सबसे गहरे समुद्र में डुबकी भी लगा सकते हैं। ये टीचिंग मुझे मिली थी, मेरे एक दोस्त ने दी थी, और मैंने उसे गार्ड मान लिया कि जस्ट कीप द फेथ। अभी भी जब भी उदास होती हूँ, बस एक मंत्र की तरह ये। और बच्चों से ज्यादा ना, मैं पेरेंट्स को, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं वो हाँ। कहना चाहूंगी कि जैसे मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। इट्स नॉट लाइक कि वो मुझे कुछ अनवांटेड चीज समझती थी, लेकिन वो मेरी फिजिकल सिचुएशन देख के फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। एंड वो जस्टिफाइड है कि पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता ना, हमारा मन कोमल होता है, नहीं। तो हमारे अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है। And या ऐसा होता है कि हम अपनी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर बोझ हैं। आपको पता है कि ठीक है ये बच्चा है, लेकिन आप उसको कभी भी एज अ बर्डन मत फील कराइए, क्योंकि यस यस। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सीखा है कि हमारे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं। या कोई अगर फिजिकली डिसेबल्ड भी है, तो वो बहुत पुण्य का काम मिलता है उनसे, यस, उनकी मैं सेवा इसी के बारे करके। में बोलना चाहूंगी और दिव्या, क्योंकि आपने सही कहा, पेरेंट्स को ये मैसेज देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं जो हम जीवात्मा जगत के नियम हैं, वो जो बुक है, उसमें भी हमने देखा कि एक्चुअली क्या है कि हम, ये जो आपने चैलेंज चुना है ना आपके लिए, ये बहुत मतलब इसके लिए करेज चाहिए होता है दिव्या,
कि ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं या आपके जैसे डिसेबल्ड हैं, ये एक्चुअली अपने लाइफ में ये धरती पर आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज चुनने के लिए करेज चाहिए होता है, एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, और वो ऐसे चाइल्ड अपने लिए चुन के आते हैं। इस धरती पर आना, उनके लिए सरवाइव करना इतना डिफिकल्ट है, ये पूरा प्लानिंग हम ऊपर से ही सोच के आते हैं। तो ऐसे चाइल्ड को बिल्कुल हीन भावना से ना देखिए, उनको बिल्कुल कोई भी क्रिटिसिज्म ना करिए उनके साथ में, क्योंकि मैंने मेरे भी बचपन में जब मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही, मैंने 4th ईयर में हमें प्रोजेक्ट मिलता था, तो हमने ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड है उनके ऊपर मैंने काम किया है, मैंने उनके साथ रही, उनको उनके घर में जाके, मतलब झुग्गी झोपड़ियां है वहां जाके मैंने रिसर्च किया, हमको सर्वे करना पड़ता था, एक प्रोजेक्ट था मुझे। तो मैंने बचपन से ही जब ये सब चीजें देखी ना, मुझे ऐसे चाइल्ड्स के लिए बहुत एक अलग से एक हीलिंग, मतलब इसीलिए मैं एक्चुअली आज शायद हीलर बनी ममता। हूँ, या ममता जी है, जी। और मुझे इनके लिए कुछ करना था, एक अंदर से ही आता था कि मैं ऐसे बच्चों को देख के मुझे बहुत एक अलग ही फीलिंग होती थी, मुझे उनके लिए कुछ करना है। बचपन में तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो शायद मैं हीलर मम्मी। बनी इसीलिए। और इसके वजह से मैं ऐसे बच्चों के लिए, मैं आज भी उनके लिए बहुत, मेरे मन में ऐसा फीलिंग होता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, तो शायद ये एक, तो मैं इसलिए मैंने ये सेशन मैंने चुना, और ऐसे बच्चों के लिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ इस यूट्यूब के द्वारा, कि ऐसे बच्चों को समझे, इनकी लाइफ को जाने, क्योंकि ऐसे आसपास में जो बच्चे हैं ना, वो उनके लाइफ को हमें जानना, उनको हेल्प करना, वो कोई जरूरत है नहीं पर कि आप उनको हेल्प करो, या वो एक्चुअली वो खुद चुन के आए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में चैलेंज करे, आप, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि वो खुद अपने लाइफ में चैलेंज चुन के आए हैं, और वो बहुत डिवाइन चाइल्ड है, उस ईश्वर के संतान है, और वो ज्यादा कनेक्टेड है, मैं तो बोलती हूँ जितना हम इस ईश्वर से कनेक्टेड है, वो हर वक्त, हर पल, वो, उनको किसी की हेल्प की जरूरत होती है, पर वो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है, और वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, जितना हम नहीं कनेक्टेड है उस ईश्वर से। और वो ईश्वर भी उनके ऊपर कंटिन्यू आंख देखते रहता है कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। तो ये मैं जी मैसेज जी, यही ये तो देना मैं। चाहती हूँ कि ऐसे किड्स को बिल्कुल भी हीन भावना से ना देखें, उनको आपकी हेल्प की जरूरत है, या आप, वो हम पे बोझ है, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। तो जी मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे पेरेंट्स को, जैसे दिव्या ने कहा, ये बहुत जरूरी है, ऐसे समाज में ऐसे बच्चे हैं, उनको समझे, वो इतना बड़ा करेज, मतलब आपके हाथ पैर सब सही सलामत हैं, पर वो लोग एक स्पेशल चाइल्ड या वो डिसेबल्ड चाइल्ड चुन के अपने लाइफ में उन्होंने यहाँ पे धरती पे जन्म लिया है, तो देखो उनके अंदर कितना बड़ा जिगर है उनका, कि यहाँ पे धरती पे आने के लिए उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया है, उनमें राइट। कितना बड़ा करेज है, बहुत बड़ा करेज जो लगता आपने है। ये बात बोली ना मैम, कि बच्चों को कभी बर्डन जैसा फील नहीं कराना, तो मम्मी का ऐसा होता है ना कि मम्मी जब गुस्सा हो तो गुस्सा हमेशा बेटी पे ही निकल जाता है, या जो या कमजोर होता है उस पे निकल जाता है। सही तो बात। मेरी मम्मी, मैं स्कूल जा रही थी, आई थिंक मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उठने में थोड़ा लेट हो गया मुझे, मतलब बच्चे आलस करते हैं ना उठने में सुबह सुबह। तो मेरी मम्मी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, दो चांटे लगाए मुझे। एंड वो मुझे ऐसा कहा कि पता नहीं कौन से जन्म का बुरा कर्म है कि मैंने भीख में मांग मांग के एक बेटी ली, वो भी मुझे ऐसी मिली, भगवान ने तुझे कोई गुण नहीं दिया है, सारे अवगुण तेरे ही, तू मर जा बोल के, तू मर या मैं मरूं, लाइक कभी माँ नहीं रहेगी तो तुझे समझ में आएगा, या उससे अच्छा होता इतने दुख देखने से तू मर ही जाती ऐसा होता ही। तो ना आपके मन में, और मेरी मम्मी फिर एक सीरियल भी देखती थी, टीवी पे आता था, उसमें बच्चे को पैदा होते ही दूध में डुबा के मार देते थे, जस्ट बिकॉज वो शी इज अ गर्ल। अब वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रही, लेकिन वो साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैं भी साथ में ही हूँ, बाजू में हूँ, तो वो साइकोलॉजिकली इम्प्लांट इम्पैक्ट हो गया, करता है। इम्प्लांट सब भी हो गया सब। उनके दिमाग में कि ऐसा जी, तो क्या हो हुआ, मुझे लगा, मेरे मन में बहुत गहरे तक बैठ गया कि मुझे मर जाना है, मुझे मर जाना है, मतलब मम्मी ने बोला ना कि तू मर जा, ये दुख झेलने से अच्छा। तो मेरे को ऐसा था मैं मर जाऊं मर जाऊं, और ये बात को थोड़ा टाइम हुआ, लाइक 15 दिन या 1 महीना।
अचानक से मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी। अचानक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट ओह! अचानक मुझे खून की उल्टियाँ हो रही। खून भी कैसा एकदम अजीब तरह का, ऑरेंज कलर का, ओह! जैसे हनुमान जी को नहीं लगाते सिंदूर, अरे बाप रे! ऐसा ऑरेंजिश कलर का खून निकल रहा है। मेरे पापा बहुत डर गए। तब तो मम्मी भी डर गई कि क्या है, हाँ, हाँ। टीबी की बीमारी होगी ना, मेरे को हाँ, हाँ, टीबी है, यस। इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, एंड लाइफ थ्रेटनिंग दिख रहा। मेरी मम्मी ने जब सुना कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तब तो उन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा कि मेरी बेटी को क्या हुआ। एंड मतलब तब तो वो बड़ी केयरिंग हो गई, एंड एक एक को ध्यान दे रही है। एंड मैं हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए एडमिट हुई, एंड मैं बेहोश भी हुई थी, होश में नहीं थी। तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ बहुत गहरा इन्फेक्शन है, बट मैं बेहोशी की हालत में थी। फिर भी मुझे याद है कि एक रात को मम्मी को पता नहीं था कि मैं जाग रही हूँ, मतलब मेरे को होश है। उन्हें सोचा कि मैं नींद में हूँ या मैं बेहोश हूँ। वो शायद रो रही थी या कुछ कर रही थी, एंड उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया। एंड वो बोला कि लाइक आई, एंड मुझे कभी याद नहीं कि मेरी माँ ने मुझे किस किया। मुझे हमेशा थप्पड़ याद है, किस याद नहीं है। And जब मम्मा ने किस किया ना, मैं फील कर रही थी वो किस को, मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। एंड उसके बाद मैं 2 दिन के बाद ना अचानक फीवर कम हो रहा, या पेट बॉडी में भी टच, थोड़ा इन्फेक्शन था, माँ के बॉडी टच में तो हीलिंग होता है ना एक्चुअली। मुझे बहुत ये फीलिंग से बाहर निकलने नहीं, में बहुत एक्चुअली टाइम दिव्या, लगा। ऐसा है ना कि हमारे जो पेरेंट्स है, वो उनका जो गुस्सा निकलता है वो ठीक है, एज पर द सिचुएशन है, पर वो हमें क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ देम ऑल्सो, क्योंकि वो हमें अपनी बॉडी से ही मतलब हम उनके ही अंश है ना, तो वो कहीं ना राइट, कहीं हम हमसे प्यार ही करते हैं, पर एज पर द सिचुएशन वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे राइट, चैलेंजेस, क्योंकि वो समाज में देख रहे होते हैं ना कि ये नॉर्मल चाइल्ड है, तो मेरा चाइल्ड क्यों नहीं हाँ, कर सकता। एक्चुअली उनका एग्रेशन आप पे नहीं हाँ, होता है, वो समाज पे होता है। अपनी किस्मत से होता है, राइट। समाज पे होता है कि ये, क्योंकि समाज भी नहीं एक्सेप्ट करेगा मेरा ऐसा चाइल्ड है, तो वो एग्रेशन निकलता है। एक्चुअली पेरेंट्स आर नॉट बैड, मैं आपको कह नॉट, सकती हूँ कि वो सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा सा इरिटेशन एग्रेशन होता है, पर वो आपकी क्योंकि चिंता ही उनके कर रहे चाइल्ड होते हैं। में भी शायद कोई डिफिकल्टी होगी ना मैम, तो उनको भी वो इम्प्रिंट्स होंगे उनके सबकॉन्शियस नहीं, में भी। एक्चुअली उनका ऐसा होता है ना कि हमारे बाद में मेरे बच्चे का क्या होगा, ये एक उनको चिंता राइट, रहती वो है। वो भी उनके राइट, अंदर भी ये तो फियर होता है ना। देखिए, समाज हाँ, में हर कोई व्यक्ति जो है वो एक फियर में, एक अनजान फियर में जी रहा होता है, अपना फ्यूचर सरवाइव में कर क्या रहा होता है। होगा। यस, तो ये राइट, फियर ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम इसको नेगेटिवली परसीव करें तो नेगेटिव है, पॉजिटिव लेना चाहें तो पॉजिटिव है, वो हर एक का राइट, दृष्टिकोण है। तो आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही दिव्या, क्योंकि मैंने आपको देखा, मैंने जब आपको लास्ट ईयर जब आप सेशंस में जुड़ते थे, तब आप कहते थे कि मैं पूरी तरह से बेड रिडन हूँ और मैं सोते हुए ही ध्यान करती हूँ। तो जैसे हाँ, मैंने आपकी पिछले साल की जर्नी देखी और अभी मैंने ये देखा, जब आपने उस दिन फोटोग्राफ्स मैंने आपके देखे कि आप व्हील चेयर पे हो, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई कि मुझे इतना, मतलब एक स्पिरिचुअल फ्रेंड ही वो फील कर पाएगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज आप में देखा है मैंने, कि जो आप लास्ट ईयर सेशंस में आते थे, आप लिटरली बताते थे कि मैं उठ के बैठ नहीं पाऊंगी, मैं जी, जी, बिल्कुल ही मैं लेटे लेटे ध्यान करती हूँ। और आपको मैंने देखा, आपके फोटोग्राफ्स देखे, उस दिन आपका बर्थडे के भी फोटोग्राफ देखे, मैं बड़ी खुश हुई कि आप व्हीलचेयर पे बैठ के आप ध्यान कर रहे हो। और उससे ज्यादा मुझे खुशी ये हुई दिव्या, मैं इसलिए आपके साथ आज मीट और इंटरव्यू करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप इतना फ्लुएंटली और इतना ब्यूटीफुली आप मतलब ध्यान सिखा रहे हो लोगों को, आपने अपना विजडम दिया, वो सेशन मैंने देखा, आप ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं उसी वक्त मुझे क्लिक किया कि नहीं, मुझे आपके साथ मीट करना है। और दिव्या, आप मुझे, एक्चुअली वो धूमावती वहाँ के सेशन में ना मैंने प्लान नहीं किया था। उस दिन मुझे एक्चुअली नारायण के ऊपर बोलना था, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा कि नहीं, माँ के बारे में बोलना है। धूमावती माँ मुझे दिख रही है, मतलब प्रेजेंस फील हो रही
कि आज इन्हीं के बारे में बोलना है। जो भी आपको गाना अच्छा लगे वो गाओ, जो आपको दिल को छूता है आप। तेरा मंगल होए रे, जिस पिता ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होए रे, इस धरती के सब जीवों का सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। जी बहुत ब्यूटीफुल। हाँ दिव्या, आपके साथ मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा।